द डिबेट में आपका स्वागत है। इतिहास की कुछ मौतें ऐसी हैं जो सिर्फ मौतें नहीं बल्कि अपने आप में एक कहानी बन जाती हैं। सुकरात की मौत भी कुछ ऐसी ही है। प्लेटो ने अपने संवाद फीडो में इसका जिक्र कुछ इस तरह किया है। जहर का प्याला पीने के बाद सुकरात शांति से लेटे रहे। उनके पैरों से ठंडक और सुन्नापन धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और आखिर तक उनका दिमाग बिल्कुल साफ रहा। ये एक दार्शनिक की गरिमापूर्ण मौत का प्रतीक बन गया। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्रतीक हकीकत पर आधारित है? तो आज की हमारी चर्चा का बड़ा सवाल यही है। प्लेटो ने सुकरात की मौत का जो आंखों देखा हाल बताया है, क्या वो सच में वैसा ही हुआ था? या ये प्लेटो की एक शानदार साहित्यिक रचना थी जिसे उन्होंने अपने दर्शन को मजबूत करने के लिए गढ़ा था? मेरा मानना है कि प्लेटो ने जो लिखा वो काफी हद तक चिकित्सकीय रूप से सटीक है। ये एक सच्ची घटना का ब्यौरा है जो हेमलॉक जहर के असर से पूरी तरह मेल खाता है। और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा तर्क ये है कि प्लेटो एक कलाकार और दार्शनिक पहले थे, इतिहासकार बाद में। उन्होंने एक हिंसक और दर्दनाक सच को बदलकर उसे एक शांत और आदर्श मौत का रूप दिया, ताकि वो अपने विचारों को बल दे सकें। चलिए, मैं अपनी बात से शुरू करती हूँ। मेरा पक्ष बहुत सीधा है। प्लेटो ने जो देखा या जो विश्वसनीय गवाहों से सुना, उसे हूबहू लिख दिया। उनका विवरण किसी कहानी जैसा नहीं बल्कि एक क्लिनिकल रिपोर्ट जैसा लगता है। वो बताती हैं कि कैसे लकवा पैरों से शुरू हुआ और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा, जबकि सुकरात अंत तक होश में थे और बात कर रहे थे। आज के दौर के विद्वान जैसे एन ब्लॉक बताते हैं कि ये जहरीले हेमलॉक मतलब कॉमिनियम मक्यूलेटम के असर से बिल्कुल मेल खाता है। इस पौधे के एल्केलॉइड शरीर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं, यानी दिमाग पर नहीं बल्कि शरीर की नसों पर। इसका असर आज की एक बीमारी गुइलियन बारे सिंड्रोम जैसा होता है, जिसमें भी ऐसा ही चढ़ता हुआ लकवा देखा जाता है। प्लेटो का विवरण इतना बारीक और सटीक है कि उसे महज कल्पना कहकर खारिज करना मुश्किल है। आपका कहना है कि ये एक क्लिनिकल रिपोर्ट जैसा है, और मैं कहता हूं कि यही बात इसे और भी संदिग्ध बनाती है। ये जरूरत से ज्यादा साफ सुथरा है। मेरा मानना है कि प्लेटो ने जानबूझकर सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा। सोचिए, उनका मकसद क्या था? फीडो में वो ये साबित कर रहे हैं कि आत्मा अमर है और शरीर एक पिंजरा है। एक सच्चे दार्शनिक के लिए मौत डर की नहीं बल्कि मुक्ति की बात है। अब इस दार्शनिक तर्क के बीच अगर सुकरात की मौत तड़पते हुए ऐंठन और दौरों के साथ होती, तो उनका पूरा संदेश ही कमजोर पड़ जाता। क्रिस्टोफर गिल जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि हेमलॉक से मौत कहीं ज्यादा भयानक हो सकती थी। और हमारे पास प्लेटो के अलावा प्राचीन स्रोत भी हैं। निकैंडर जैसे लेखक ने कोनियन यानी हेमलॉक से होने वाली मौत का जो चित्र खींचा है, वो बहुत डरावना है। दम घुटना, आंखों का घूमना, शरीर का ठंडा पड़ना, ये प्लेटो के शांत वर्णन से बिल्कुल अलग है। आपने निकैंडर और हिंसक मौत की बात की, और मुझे लगता है कि इस बहस का असल मुद्दा यहीं से शुरू होता है। सदियों से एक बहुत बड़ी वनस्पति संबंधी गलतफहमी चली आ रही है, जिसने प्लेटो के विवरण पर बेवजह शक पैदा किया है। आप किस गलतफहमी की बात कर रही हैं? मैं 17वीं सदी के एक डॉक्टर जोहान्स वेप्फर के काम की बात कर रही हूँ। उन्होंने कुछ बच्चों की मौत का दस्तावेजीकरण किया था जिन्होंने वाटर हेमलॉक खा लिया था। उन बच्चों की मौत बहुत भयानक थी, जिसमें दौरे पड़ना और पीठ का अकड़ जाना शामिल था। वेप्फर के इस काम की वजह से लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि हेमलॉक एक गर्म जहर है जो हिंसक प्रतिक्रियाएं पैदा करता है, जबकि प्लेटो ने इसे एक ठंडा जहर बताया था जो धीरे धीरे शरीर को सुन्न करता है। तो ये तो मेरे ही तर्क को मजबूत करता है। वेप्फर का वैज्ञानिक अवलोकन प्लेटो की कहानी पर सवाल उठाता है। नहीं, देखिए, यहीं पर असल मुद्दा है। वेप्फर जिस पौधे की बात कर रहे थे वो वाटर हेमलॉक था, सिकुता। ये एक बिल्कुल अलग पौधा है जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है और भयानक दौरे पैदा करता है। लेकिन एथेंस में सजाए मौत के लिए जो जहर इस्तेमाल होता था वो जहरीला हेमलॉक था, कोनियम मैक्यूलेटम। ये दोनों पौधे दिखने में भले ही एक जैसे हों, पर इनके अंदर के रसायन और उनका असर बिल्कुल अलग है। कोनियम मैक्यूलेटम ही वो एकमात्र पौधा है जिसके एल्कोलाइड पेरिफेरल नसों पर हमला करके ठीक वैसा ही चढ़ता हुआ लकवा पैदा करते हैं जैसा प्लेटो ने लिखा है। तो वेप्फर की स्टडी असल में इस मामले से जुड़ी हुई ही नहीं है।
चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप पौधों के बारे में सही कह रहे हैं और 17वीं सदी का ये भ्रम अप्रासंगिक है। लेकिन हमें आधुनिक विज्ञान तक जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लेटो के अपने समय के करीब के लेखक भी हैं जो उनसे असहमत थे। निकैंडर को ही लीजिए, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया। उनका वर्णन तो बिल्कुल अलग है। वो कोनियन से होने वाली एक बहुत ही हिंसक मौत के बारे में लिखते हैं। आंखें घूम जाती हैं, गला घुट जाता है। इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? वो तो प्लेटो के ज्यादा करीब थे। निकैंडर का तर्क दिलचस्प लगता है, पर उसके साथ दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, उनके अपने आधुनिक अनुवादक गाउ और स्कोफील्ड उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। वो साफ लिखते हैं कि इसमें शक है कि कवि को पता भी था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन चलिए इसे भी छोड़ देते हैं। एक इससे भी बड़ा सवाल है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? क्या हो अगर निकैंडर बिल्कुल सही थे, लेकिन वो गलत जहर के बारे में बात कर रहे थे? जब आप उनके बताए लक्षणों को ध्यान से देखते हैं, मुंह और गले में जलन, सीने में जकड़न और सांस लेने में भयानक तकलीफ, ये लक्षण जहरीले हेमलॉक यानी कोनियम मैक्युलेटम से बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन ये एकोनाइट नाम के एक बिल्कुल अलग और बहुत जहरीले पौधे के असर से हूबहू मिलते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि निकैंडर ने जो देखा या सुना वो सच था, लेकिन उन्होंने गलती से उस जहर को कोनियम समझ लिया, जो उस समय कई जहरीले पौधों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम नाम हो सकता था। इसलिए निकैंडर का विवरण प्लेटो को गलत साबित नहीं करता, बल्कि शायद एक अलग ही कहानी बता रहा है। यह एक दिलचस्प थ्योरी है, लेकिन ये भी तो एक अंदाजा ही है ना? हम कैसे साबित कर सकते हैं कि उन्होंने गलती की थी? खैर, चलिए इन वनस्पति विज्ञान की बारीकियों को एक पल के लिए किनारे रखते हैं और वापस प्लेटो के मकसद पर आते हैं। वो एक इतिहासकार नहीं थे, वो एक दार्शनिक थे। उनका इरादा क्या था? फिडो में सुकरात का पूरा संवाद आत्मा की अमरता के बारे में है। वह साबित करना चाहते हैं कि शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती। एक शांत, नियंत्रित और गरिमापूर्ण मौत इस दार्शनिक संदेश को पुष्ट करती है। क्या यह मानना ज्यादा तर्कसंगत नहीं है कि उन्होंने तथ्यों को अपने संदेश के हिसाब से ढाला, चाहे जहर कोई भी रहा हो? मैं आपके इस तर्क को समझती हूँ कि उनका एक दार्शनिक उद्देश्य था, लेकिन हमें उस समय के सामाजिक माहौल को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुकरात की मौत कोई बंद कमरे में हुआ राज नहीं थी। ये एक सार्वजनिक सजा थी। जेल में उनके दोस्त और शिष्य मौजूद थे। एथेंस में हेमलॉक से मौत देना एक स्थापित प्रक्रिया थी। अगर प्लेटो ने इतने मशहूर मामले में इतना बड़ा झूठ लिखा होता, तो उनके समकालीन जो इस प्रक्रिया से वाकिफ थे, क्या उनकी बात पर यकीन करते? उनकी अपनी साख दांव पर लग जाती। लेकिन क्या आम लोगों को जहर के असर की इतनी बारीक जानकारी होती? शायद नहीं। प्लेटो अपने पाठकों के सामने एक आदर्श पेश कर रहे थे, और कौन उन्हें चुनौती देने वाला था? चुनौती देने वाले बहुत हो सकते थे। और एक बात और है, थियोफ्रेस्टस, जो प्लेटो के बाद आए, लिखते हैं कि एथेंस के लोग दर्द रहित जहर बनाने की कला जानते थे। वो थ्रासियस नाम के एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसने हेमलॉक, पोस्ता और दूसरी जड़ी बूटियों के रस का इस्तेमाल करके एक ऐसा मिश्रण खोजा था जो आसान और दर्द रहित मौत देता था। पोस्ता से अफीम निकलती है जो दर्द कम करती है और शांति लाती है। तो ये पूरी तरह से संभव है कि सुकरात को जो प्याला दिया गया था वो सिर्फ हेमलॉक नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिश्रण था जिसे खास तौर पर एक शांत मौत सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था। मुझे माफ करना, लेकिन ये तर्क मुझे बहुत सुविधाजनक लगता है। मतलब एथेंस के लोगों के पास एक ऐसा मैजिक पोशन था जो ठीक वैसा ही असर करता था जैसा प्लेटो को अपनी कहानी के लिए चाहिए था। ये कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं है। प्लेटो का मुख्य काम दर्शन को बढ़ावा देना था। सुकरात का शांत अंत आत्मा के शरीर से शांतिपूर्वक अलग होने के उनके सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्लेटो एक कलाकार थे, और एक कलाकार के लिए प्रतीकात्मक सत्य कभी-कभी ऐतिहासिक सटीकता से ज्यादा मायने रखता है। हो सकता है कि मौत में थोड़ी पीड़ा रही हो, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया हो, ताकि बड़ा संदेश साफ साफ सामने आए। लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी क्यों हों? यह भी तो हो सकता है कि ऐतिहासिक सच ने ही उनके दार्शनिक तर्क का साथ दिया हो। सोचिए, प्लेटो के विवरण की बारीकियों के बारे में जेलर का सुकरात के पैरों को दबाकर पूछना कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है,
ठंडक का धीरे धीरे पेट की तरफ बढ़ना और सुकरात का अपने दोस्तों से आखिरी बात कहना, ये सब एक काल्पनिक कहानी में गैर जरूरी डिटेल्स होती। ये डिटेल्स कहानी को धीमा करती हैं, लेकिन इसे असली बनाती हैं। यह वर्णन इतना सजीव है कि इसे सिर्फ साहित्यिक कल्पना मानकर खारिज करना बहुत मुश्किल है। अगर सच सबको पता था तो प्लेटो इतना बड़ा जोखिम क्यों लेते? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कहानी का दार्शनिक प्रभाव इतना गहरा होगा कि लोग इन छोटी-मोटी सच्चाइयों पर ध्यान नहीं देंगे। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख रहे थे, न कि सिर्फ अपने समकालीनों के लिए। और उनकी कला कामयाब हुई। आज हम सुकरात को प्लेटो की आंखों से ही जानते हैं, एक शांत, वीर दार्शनिक जो मौत से नहीं डरता। हो सकता है ये ऐतिहासिक सुकरात ना हो, बल्कि प्लेटो का सुकरात हो। तो जब हम सारी बातों को एक साथ रखते हैं, वनस्पति विज्ञान का सही ज्ञान, विश्व विज्ञान की समझ और प्राचीन ग्रंथों के बीच के फर्क को ध्यान से देखते हैं, तो प्लेटो का विवरण आज भी आश्चर्यजनक रूप से सटीक और भरोसेमंद लगता है। अलग अलग तरह के हेमलॉक को लेकर जो ऐतिहासिक भ्रम रहा, उसने प्लेटो की बातों पर बेवजह शक पैदा किया। सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि प्लेटो ने एक ऐतिहासिक सच्चाई को ईमानदारी से दर्ज किया और किस्मत से वो सच्चाई उनके दार्शनिक विचारों के साथ मेल खा गई। और मैं कहूंगा कि प्लेटो के मजबूत दार्शनिक इरादे और निकैंडर जैसे स्रोतों से मिलने वाले विरोधाभासी सबूतों को देखते हुए हम फीडो को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट के तौर पर नहीं मान सकते। ये मानना बहुत भोलापन होगा कि प्लेटो जैसे जीनियस ने अपने दार्शनिक आदर्श को चित्रित करने के लिए ऐतिहासिक विवरणों में फेरबदल नहीं किया होगा। शांत मौत का विचार उनकी कहानी में इतनी आसानी से फिट बैठता है कि उस पर शक करना लाजमी है। ये साहित्य कला का एक बेहतरीन नमूना हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये सटीक इतिहास हो। अंत में ये चर्चा शायद इस सवाल पर आकर रुक जाती है कि हम प्लेटो के फीडो को मुख्य रूप से क्या मानते हैं, इतिहास या दर्शन। बिल्कुल। और इन अलग अलग नजरियों पर विचार करने से हमें ये भी समझ आता है कि किसी एक ऐतिहासिक घटना की सच्चाई तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ एक नजरिए से नहीं, बल्कि कई अलग अलग दृष्टिकोणों से ज्यादा गहराई और सूक्ष्मता से पढ़ना चाहिए।